नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूज़िक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। परीक्षा के दौरान असंवेदनशील शब्दों का पेपर में इस्तेमाल करने पर विकलांगता कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। दृष्टिबाधित कश्मीरी विद्वान को जेएनयू ने की है पीएचडी प्रदान। एनएबी द्वारा 4 शिक्षकों और 75 विकलांग छात्रों को सम्मानित किया गया। धारा 92 के बारे में थानों में जानकारी प्रदर्शित करने पर मांगी रिपोर्ट। नोएडा के हॉस्टल में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की बल्ले से की गई पिटाई, रिपोर्ट हुई दर्ज। एनएफबी जॉब अलर्ट। ओआईएल रिक्रूटमेंट 2023। सीएजी ने रक्षा मंत्रालय से विकलांगता पेंशन पर अध्ययन करने को कहा। स्मीनू जिंदल कम गतिशीलता और एएफटी जागरूकता वाले लोगों के लिए करती है पहल। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर 10,000 से भी अधिक दिव्यांगजन और 100 से भी अधिक ट्रांसजेंडर पहुंचे दिल्ली के अमृत उद्यान में। दृष्टि से परे चेन्नई में करें स्पर्श, ध्वनि और गंध के माध्यम से कला का अनुभव। थाने में विकलांग यात्री के ऊपर फेंका गया जलता हुआ कपड़ा। गुजरात विश्वविद्यालय ने विकलांग छात्रों के लिए लेखन सहायक उपलब्ध कराने को कहा। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages.
The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे गौरी और बिना समय गवाए आइए बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली खबर आ रही है कोलकाता से। यहाँ पर शिक्षा परीक्षा का एक HS प्रश्न पत्र, जिसमें ब्रेल का उपयोग करने वाले प्रश्न के लिए अंधे, बहरे और गूंगे जैसे शब्दों का विकल्प दिया गया था। इस पर विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने और छात्रों ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। उनका कहना है कि इसकी बजाय दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और भाषण बाधित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए था। आपको बता दें कि ये परीक्षा गुरुवार को हुई थी। फोरम फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी FSDJU के संयुक्त संयोजक राजदीप नायक ने कहा है कि ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन है। बधिर और गूंगा ऐसे शब्द प्रश्न पत्र में विकलांगता अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में परिषद अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य को पत्र सौंपेंगे। ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन के सचिव संकेत कुमार ने इस बारे में कहा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल असंवेदनशीलता और विकलांगों के प्रति नकारात्मक रवैये को दर्शाता है। भट्टाचार्य ने गलती स्वीकार करते हुए कहा है कि इन शब्दों का उपयोग करना असंवेदनशील है। हम भविष्य में सतर्क रहेंगे। दोस्तों, दूसरी खबर में मुड़ते हैं श्रीनगर की ओर। जम्मू और कश्मीर के दृष्टिबाधित विद्वान इशाक अहमद मागरी ने हाल ही में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि PhD पूरा किया है। जम्मू और कश्मीर के सुरम्य क्षेत्र में हंदवाड़ा से आते हुए अकादमिक उत्कृष्टता की ओर मागरी की यात्रा उनकी दृष्टि हानि के कारण कई चुनौतियों से भरी हुई है। हालांकि सभी बाधाओं को दूर करने के उनके दृढ़ संकल्प और अटूट भावना ने अंततः उन्हें ये उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। मागरी की उच्च शिक्षा की खोज 2008 में दिल्ली के हिंदू कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद शुरू हुई। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी विकलांगता को अपने शैक्षणिक लक्ष्यों से अलग नहीं होने दिया। उनकी कड़ी मेहनत और इतिहास के प्रति जुनून ने उन्हें देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। अपना शोध कार्य पूरा करने के बाद मागरी ने भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी। यहाँ उन्होंने अपने गुरु प्रोफेसर हीरामन तिवारी के मार्गदर्शन में 1605 से लेकर 1658 तक कश्मीर में मुगल प्रशासन और राजनीति के अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की। उनके कठोर शोध, समर्पण और अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता एक डॉक्टरेट थीसिस में बदल चुकी है। ये उनके क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, अब प्रोग्राम में मुड़ते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां से ये खबर आती है कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB ने शनिवार को 4 शिक्षकों, जिनमें से 2 दृष्टिबाधित थे, और 75 मेधावी नेत्रहीन छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया है। NAB दृष्टिबाधित बहुविकलांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है और नेत्रहीन शिक्षकों और छात्रों के लिए काम करने वाले लोगों और संगठनों को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सालाना सम्मानित करता है। आनंद अंध विद्यालय, आनंद वन बरोरा, जिला चंद्रपुर के परमानंद हीरामन तिरकानी और राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड सोलापुर के चंद्रकांत शिवशंकर कुम्हार को दृष्टिबाधित बच्चों को उनकी सेवाओं के लिए आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इस तरह दशरथ पांडुरंग कदम, जिला परिषद पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुहागर, रत्नागिरी और भारत हेमराज परेवाल बहुविकलांग, चंद्रभागा बाई नरसिंह दास चांडक
बहुविकलांग स्कूल सतपुर नासिक, इन लोगों को भी विकलांग बच्चों के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी के साथ 2 संस्थान, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड कोल्हापुर शाखा और द पुणे स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड ट्रस्ट कोरेगांव पार्क पुणे, उन संगठनों में शामिल थे जिन्हें संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। विजय माहेश्वरी कुलपति, कवियत्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव, इनके हाथों प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए सतपुर नासिक में NB यूनिट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए माहेश्वरी ने उस तरीके को रेखांकित किया जिसमें NB ने न केवल दृष्टिबाधित बल्कि बहुविकलांग छात्रों को उनके जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सेवा दे रहे हैं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षकों के प्रयास को भी पहचाना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता NB के अध्यक्ष रामेश्वर कलंत्री ने की। पुरस्कार समिति के अध्यक्ष मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, NB के मानद सचिव गोपी मयूर, उपाध्यक्ष अशोक बंग आदि मान्यवर उपस्थित थे। दोस्तों, अब खबर जयपुर से। दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय ने पुलिस महानिदेशक DGP राजस्थान और DGP नागरिक अधिकार से हर पुलिस स्टेशन पर विकलांग व्यक्ति PWD अधिनियम की धारा 92 की जानकारी प्रदर्शित करने पर कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए राज्य का एक अपना अनोखा कदम है। PWD अधिनियम की धारा 92 दोषी के लिए जुर्माने के साथ 5 साल की कैद तक की गारंटी देती है। राज्य के पुलिस विभाग ने सभी जिलों के SPs को विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम की धारा 92 के बारे में जानकारी राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए थे, ताकि विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध को रोका जा सके। इससे पहले दिव्यांग अधिकार महासंघ की राजस्थान इकाई ने पुलिस महानिदेशक DGP को एक ज्ञापन भी सौंपा था। तो अब खबर आ रही है नोएडा से। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त 21 वर्षीय एक व्यक्ति को बैट से पीटने के आरोप में एक छात्रावास प्रबंधक और एक कोच के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में युवक की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की पहचान हॉस्टल स्टाफ अंकुश यादव और नीरज सिंह के रूप में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित दिल्ली के गगन विहार का रहने वाला है, लेकिन नोएडा के सेक्टर 112 में स्थित गुरुकुल नाम के एक निजी छात्रावास में रहता है। पीड़ित की मां ने बताया कि मेरा बेटा उस छात्रावास में रहता था और उससे मैं सप्ताह में एक बार मिलती थी। मैंने अपने बच्चे को हॉस्टल में रखा क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, उसकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं हूँ। 19 मार्च को कोच अंकुश यादव ने उसे बेरहमी से पीटा और नीरज सिंह के निर्देश पर स्टाफ में किसी ने भी मेरे बेटे को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने मुझे इस बारे में जानकारी नहीं दी और न ही उसे दवाई उपलब्ध कराई। मंगलवार को हॉस्टल के एक अज्ञात व्यक्ति ने मुझे सूचना दी कि मेरे बेटे को बेरहमी से पीटा गया है, परंतु मैंने तुरंत एक वीडियो कॉल किया और उसके कपड़े उतारने को कहा। मैंने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे। फिर मैं हॉस्टल पहुंची और पुलिस को फोन किया, जिन्होंने मेरे बेटे की जांच की और उसका मेडिकल जांच कराने को कहा। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि पुलिस ने घटना की पुष्टि करने के लिए CCTV फुटेज के माध्यम से विवरण प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर केस बनाया गया है सार्वजनिक स्थान पर विकलांग व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराना, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या क्षति पहुंचाना। इसके तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है NFB जॉब अलर्ट सुनने का। DSSSB ने इंस्ट्रक्टर और अटेंडेंट्स के लिए 258 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारत सरकार के नियमानुसार PWDs के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए dssb.delhi.gov.in पर जाएं। दोस्तों, अब मुड़ते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों की रिक्ति पर की गई घोषणा के बारे में।
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन को आमंत्रित किया है। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, वो ऑयल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2023 तक है। इस भर्ती अभियान के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड में 187 पदों को भरा जाएगा। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा शामिल है, जिसमें योग्यता अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए बेंचमार्क विकलांगता, जहां भी आरक्षण लागू है वहां पर न्यूनतम 40% अंक और अन्य के लिए न्यूनतम 50% अंक होंगे। कंप्यूटर आधारित इस टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अंतिम चयन मेरिट के बेसिस पर किया जाएगा। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए इसका शुल्क 200 रुपए है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क के रूप में जीएसटी और भुगतान गेटवे बैंक शुल्क शामिल नहीं है। ऑनलाइन आवेदन नॉन रिफंडेबल है। अनुसूचित जाति जनजाति, ईडब्ल्यूएस, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। जो लोग इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे विस्तृत अधिसूचना के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच कर सकते हैं। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से सैनिकों के बीच विकलांगता के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कहा है और ये पता लगाने के लिए कहा है कि लगभग 40% अधिकारी और 18% अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारी हैं जो हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, वे विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, इस पर जांच करने को कहा गया है। विकलांगता के बाद एक मेडिकल डाउनग्रेड एक सैनिक को बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र बना देता है। औसतन समान रैंक के लिए विकलांगता पेंशन सामान्य से 20 से 50% अधिक हो सकती है। साथ ही आयकर की छूट भी इसमें दी जाती है। राष्ट्रीय लेखा परीक्षक द्वारा 2015-16 और 2019-20 के बीच सेवा से मुक्त किए गए सैन्य कर्मचारियों को वितरित विकलांग पेंशन की जांच के बाद ये विवरण सामने आए हैं। CAG ने सोमवार को संसद में पेश एक रिपोर्ट में बताया कि कुल सेवानिवृत्त लोगों में विकलांगता के साथ सेवानिवृत्त कर्मियों का प्रतिशत
अधिकारियों के मामले में 36 से 40% के बीच और PBOR के मामले में 15 से 18% के बीच था। CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना के जिन अधिकारियों को विकलांगता पेंशन दी गई थी, उनमें मेडिकल विंग के लोगों का प्रतिशत काफी अधिक था। इसने मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली की बीमारियों के कारण दी जाने वाली विकलांगता पेंशन के बारे में भी चिंता व्यक्त की। दोस्तों, कम गतिशीलता वाले लोगों के लिए सम्मान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे स्वयं ने सुलभ परिवार शौचालय के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। सावित्री देवी जिंदल, अध्यक्ष जिंदल समूह, आरती जिंदल, स्मीनू जिंदल, स्वयं के संस्थापक अध्यक्ष और MD जिंदल SW लिमिटेड, राजेश अग्रवाल, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर DN शर्मा, NHFDC फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर SCL गुप्ता, NHFDC फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अर्जुन बत्रा ने 27 मार्च 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें कम गतिशीलता वाले लोगों के लिए सुगम्यता चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए स्वयं ने अभिगम्यता जागरूकता सप्ताह भी लॉन्च किया। भारत के पहले एक्सेसिबिलिटी संगठन स्वयं ने 28 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक कैनॉट प्लेस, लाल किला, दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर और गुरुग्राम जैसे नई दिल्ली के भीतर विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन की योजना बनाई है। सुलभ पारिवारिक शौचालय के बारे में स्वयं की संस्थापक चेयरपर्सन और जिंदल 100 लिमिटेड की MD स्मीनू जिंदल ने कहा कि सुलभता एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हम भारत सरकार से अगले वर्ष 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाने का आग्रह करते हैं। हमने देखा कि शौचालयों को सुलभ बनाने के लिए लोगों ने अपनी बचत का उपयोग करके गैर रियायती ऋण लेने से पहले 2 बार नहीं सोचा। NHFDC फाउंडेशन के साथ सहयोग भारत में अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव और परिवर्तन लाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं अमृत उद्यान से आ रही इस खबर के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सभी नागरिकों के लिए समान भावना रखती हैं। जो अशक्त है, व्हील चेयर पर है, दूसरे का सहारा लेकर चल पाते हैं, इनके लिए उनके दिल में विशेष प्रेम है। या फिर ऐसे ट्रांसजेंडर्स जिन्हें समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ममतामयी आमंत्रण के साथ ही उन्हें स्नेह और अपनेपन की भावना कराती है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक ऐसा ही अद्भुत दृश्य हाल ही में देखने को मिला, जहां पर पहली बार किसी राष्ट्रपति के बुलावे पर 10,000 से भी अधिक दिव्यांगजन और 100 से भी अधिक ट्रांसजेंडर्स एक साथ अमृत उद्यान में जुटे थे। राष्ट्रपति ने काफी देर तक इन लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने काफी वक्त इन सभी लोगों के साथ गुजारा, ममतामयी हाथों से उनके सिर पर स्पर्श किया, मुस्कुराते हुए बातें की। उनकी उपस्थिति में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों ने ब्रेल लिपि में अंकित अक्षरों को पढ़ा, फूलों को स्पर्श किया और अपने अनुभव भी बताए। सवालों के जवाब देने पर राष्ट्रपति ने बच्चों को चॉकलेट और ब्रेल लिपि की किताबें भी भेंट दी। ये उन लोगों के लिए अद्भुत और भावुक करने और ताउम्र याद रखने वाला क्षण था। ये सभी दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर्स दिल्ली के साथ ही NCR के शहरों से आए थे। डेरा गांव से आई और व्हील चेयर के सहारे राष्ट्रपति भवन पर अमृत उद्यान को निहारती हुई अंजुम तनवर ने कहा कि ऐसा उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें यहाँ आकर जो एहसास हुआ है उसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगी। रोहिणी की दृष्टिबाधित अपूर्वा ने कहा कि यहाँ की खुशबू से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। चलने फिरने में असमर्थ 500 से भी अधिक दिव्यांग, दृष्टिबाधित, बोलने सुनने में असमर्थ, बौद्धिक अशक्तता से पीड़ित, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, कुष्ठ रोग, ड्वार्फिज्म दिव्यांग समेत अन्य कई लोग इसमें शामिल थे। उनके साथ ही उनके परिवार के सदस्य और बच्चे भी आए हुए थे। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। शादीपुर से आई ट्रांसजेंडर समीरा ने कहा कि वे अपने दोस्तों के साथ आई है। पहली बार उन लोगों को इस तरह के किसी कार्यक्रम में बुलाया गया है, उसमें भी आमंत्रण खुद राष्ट्रपति जी का है, इसलिए वे बेहद खुश है।
इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्था ने दिव्यांग व ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिए काम कर रही संस्थाओं को साथ जोड़कर इन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था कराई। साथ ही दिल्ली का शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और दिल्ली नगर निगम का भी विशेष सहयोग इस कार्यक्रम में मिला है। दोस्तों, प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है आपको चेन्नई की एक खबर सुनाने का। मूर्ति कला के माध्यम से सांकेतिक भाषा की खोज, स्पर्श के माध्यम से एक पेंटिंग की खोज, ब्रेल में एक कलाकृति पढ़ना। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक चेन्नई में आने वाली संवेदी कला प्रदर्शनी दर्शकों को एक नए अर्थ में कला का अनुभव करने में मदद करने वाला है। ब्रिटेन के ब्रेल कलाकार क्लार्क रेनॉल्ड के साथ शहर के सुनने, देखने और बोलने में अक्षम न्यूरो विविध कलाकार इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में अपने अपने काम को प्रदर्शित करेंगे। ये प्रदर्शन कला को सुलभ बनाने की उम्मीद करता है। इसी प्रदर्शन में अपना काम प्रदर्शित कर रही दिव्या कहती है कि हमारे पास 10 विकलांग कलाकार है जो नुंगम्बकम में अप्पा राव गैलरी में प्रदर्शनी की मेजबानी कर रही हैं। काई रसी अलग अलग विकलांग कलाकारों के लिए व्यावसायिक कला कार्यक्रम और स्थान बनाता है, जिससे उन्हें अपनी मूल कलाकृतियों को बनाने, बाजार में लाने और आय अर्जित करने में मदद मिलती है। प्रदर्शनी के लिए क्लार्क कलर कोडेड ब्रेल में एक काम पेश करेंगे। दिव्या बताती है कि इस तरह वे इसका आनंद ले सकेंगे। जो देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते हैं, दोनों ही को इसका विवरण प्राप्त होगा। उन्होंने चेन्नई के 3 अलग अलग स्कूलों के साथ 70 पीस का ब्रेल जिक्सॉ म्यूरल बनाने के लिए भी काम शुरू कर दिया है, जो 70 शब्द का वाक्य बनाता है। कैरासी ने शहर की सिरेमिक कलाकार श्रेया चाजेत को साइन लैंग्वेज मूर्तियां बनाने के लिए मेरी क्लब वाला जाधव स्पेशल हायर सेकेंडरी स्कूल के 9 छात्रों के साथ काम करने के लिए साइन लैंग्वेज की मूर्तियां बनाई है, जो एक साथ एक वाक्य प्रकट करती हैं। एक्सेस फॉर ऑल के सिद्धांत शाह, एक सामाजिक उद्यम जो कला को सुलभ बनाता है, ने 3 कलाकृतियों को स्पर्शनीय बना दिया है ताकि नेत्रहीनों द्वारा उन्हें अनुभव किया जा सके। दिव्या कहती है कि 4 दिनों के दौरान हम वर्कशॉप भी चलाएंगे, जहां लोग कला पर काम करने के साथ साथ आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन का अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्रदर्शन के लिए प्रवेश निःशुल्क है। दोस्तों, अब मुड़ते हैं महाराष्ट्र के ठाणे की ओर। रेलवे पुलिस ने रविवार को बताया कि दिवा के एक 35 वर्षीय दिव्यांग यात्री को किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में होने के संदेह में एक साथी यात्री द्वारा कथित रूप से एक जलता हुआ कपड़ा फेंके जाने के बाद गंभीर रूप से झुलस गया है। हमले के कारणों की जांच अभी भी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज स्कैन किया है और भिवंडी के एक 16 वर्षीय लड़के को इसमें देखा है, जिस पर अपराध करने का संदेह लगाया गया है। ये घटना कलवा और मुमरा स्टेशन के बीच कल्याण जाने वाली धीमी लोकल ट्रेन के शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित कोच में शनिवार रात को करीब 10:30 बजे हुई है। दीवा निवासी पीड़ित सुनने और बोलने में अक्षम है और पवई के एक होटल में काम करते हैं। वो घर लौट रहे थे और कंजुर मार्ग से ट्रेन में सवार हुए थे। पुलिस ने बताया है कि आरोपी भी शारीरिक रूप से विकलांग है और नशीले पदार्थों के प्रभाव में था। वो भी उसी आरक्षित कोच में यात्रा कर रहा था। जब ट्रेन कलवा स्टेशन से गुजर रही थी तो आरोपी ने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, जो शायद किसी ज्वलनशील तरल में भिगोया गया था। उसे जला दिया। जैसे ही मामूली भीड़ वाले कोच में साथी यात्री देख रहे थे, आरोपी ने पीड़ित की शर्ट पर जलता हुआ कपड़ा फेंक दिया, जिसमें तुरंत आग लग गई। भयभीत साथी यात्रियों ने पीड़ित को सतर्क किया, जिसने तब आग बुझाने की कोशिश की और इस मामले में उसका बायां हाथ और गर्दन जल गए, जबकि उसका दाहिना हाथ भी झुलस चुका है। ठाणे रेलवे पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक पंधारी कंडे ने बताया कि पीड़ित अगले स्टेशन दीवा पर उतर गया और पुलिस से संपर्क किया, जो उसे स्थानीय अस्पताल ले गई। इस बीच आरोपी ने हाथापाई का फायदा उठाया और मुमरा में ट्रेन से उतरकर भागने में सफल रहा। ठाणे रेलवे पुलिस ने मुमरा स्टेशन की सीसीटीवी छवियों की जांच की है। इसके बाद संदिग्ध पर मामला दर्ज किया है और उसे बगल के प्लेटफॉर्म से ठाणे के लिए दूसरी ट्रेन में सवार होते देखा है। दोस्तों, अब खबर है अहमदाबाद से। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO ने
गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर नेत्रहीन छात्रों को राइटिंग असिस्टेंट उपलब्ध कराने की मांग की है। छात्र निकाय ने कहा है कि दृष्टिहीन छात्रों को प्रत्येक परीक्षा के लिए स्वयं लेखन सहायता की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो परीक्षा की तैयारी के दौरान उनकी चिंता की और उनके तनाव की मुख्य वजह बन चुका है। एड्सो के एक बयान में कहा गया कि यदि विश्वविद्यालय लेखन सहायक प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है तो छात्र लेखन सहायकों की व्यवस्था कैसे करें, इस बारे में चिंता करने की बजाय परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने कहा कि कई वर्षों से GU और उससे संबंधित कॉलेजेस में लेखन सहायकों की कमी है, जिससे नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को परेशानी होती है। सूत्रों ने कहा कि GU और संबद्ध कॉलेजेस में लगभग 400 नेत्रहीन छात्र हैं। सूत्रों ने कहा है कि कई बार छात्रों द्वारा व्यवस्थित लेखन सहायक अंतिम समय में पढ़ाई छोड़ देते हैं और छात्रों को महत्वपूर्ण समय पर सहायकों की तलाश करनी पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी इस तरह के अभ्यावेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि अगर हर कॉलेज हर साल 5 छात्रों को राइटिंग असिस्टेंट के तौर पर पहचान कर उन्हें ट्रेनिंग देता है तो इस समस्या का आसानी से समाधान हो सकता है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। परीक्षा के दौरान असंवेदनशील शब्दों का पेपर में इस्तेमाल करने पर विकलांगता कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। दृष्टिबाधित कश्मीरी विद्वान को JNU ने की है PhD प्रदान। NAB द्वारा 4 शिक्षकों और 75 विकलांग छात्रों को सम्मानित किया गया। धारा 92 के बारे में थानों में जानकारी प्रदर्शित करने पर मांगी रिपोर्ट। नोएडा के हॉस्टल में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की बल्ले से की गई पिटाई, रिपोर्ट हुई दर्ज। NFB जॉब अलर्ट। OIL रिक्रूटमेंट 2023। CAG ने रक्षा मंत्रालय से विकलांगता पेंशन पर अध्ययन करने को कहा। स्मीनू जिंदल कम गतिशीलता और AFT जागरूकता वाले लोगों के लिए करती हैं पहल। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर 10,000 से भी अधिक दिव्यांगजन और 100 से भी अधिक ट्रांसजेंडर पहुंचे दिल्ली के अमृत उद्यान में। दृष्टि से परे चेन्नई में करें स्पर्श, ध्वनि और गंध के माध्यम से कला का अनुभव। थाने में विकलांग यात्री के ऊपर फेंका गया जलता हुआ कपड़ा। गुजरात विश्वविद्यालय ने विकलांग छात्रों के लिए लेखन सहायक उपलब्ध कराने को कहा।